नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आप हर महीने एसआईपी तो करते हैं ही, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तारीख को आप निवेश करते हैं वो आपके रिटर्न पर असर डाल सकती है? दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर आपकी एसआईपी मार्केट डिप वाले दिन कटे तो आपको थोड़ा ज्यादा फायदा हो सकता है। तो क्या वाकई एसआईपी की तारीख बदलने से रिटर्न भी बदलते हैं? और क्या बड़े इवेंट्स के आसपास एसआईपी करना समझदारी है? एसआईपी में टाइमिंग का कनेक्शन क्या है, इस पर बात करने वाले हैं आज हम खास। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। आनंद राठी वेल्थ के डायरेक्टर ऋषिकेश पालवे और कंप्लीट सर्कल कैपिटल के सीनियर पार्टनर विकास पुरी हमारे साथ हैं। दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ आज इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन रहता है कि एसआईपी का जो टाइम है, क्या वो आपका मुनाफा तय कर सकता है? मैं विकास, अगर आपसे सबसे पहले पूछूं, एसआईपी की सही टाइमिंग है क्या? अगर कोई जानना चाहता है कि मुझे एसआईपी की शुरुआत करनी है, मैं किस डेट से करूं, तक क्या इसका जवाब हाँ या ना में हो सकता है? देखिए, धन्यवाद स्वाति अपने शो में बुलाने के लिए। हेलो ऋषि भाई। देखिए स्वाति, एक थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पिछले 1 साल या सवा साल का आप टाइम फ्रेम देखिए। स्टार्ट हुआ, अगर बड़े इवेंट की बात करते हैं तो इलेक्शन रिजल्ट्स आए 2024 में जून में। उसके बाद निर्मला सीतारमण जी ने कैपिटल गेन बढ़ा दिया। फिर रशिया यूक्रेन और इसराइल गाजा और ये सब चीजें आ गई। फिर इंटरेस्ट रेट्स की बात शुरू हो गई, यूएस इंटरेस्ट रेट्स को लेके। फिर उसके बाद ट्रेड वॉर की बात शुरू हो गई। फिर ईरान की हो गई। फिर इंडिया और पाकिस्तान की। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि लास्ट 1 सवा साल में ही अगर आप देखें तो इवेंट्स का सिलसिला थम ही नहीं रहा है। अब ऐसे केस में यदि कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं टाइमिंग कर लूं, तो मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा विचार है और इससे कोई फायदा होने वाला है। बिकॉज ना ही आपको ये मालूम है कि क्या इवेंट्स होने वाली हैं और ना ही आप उसको टाइमिंग भी कर पाएंगे। देखिए, आप ये भी नहीं, अब जो मैंने जितनी भी ये इवेंट्स की बात की है, आप देखिए फ्राइडे को जब रिजल्ट्स आए थे, प्री जिसको हम बोलते हैं, मतलब रिजल्ट से पहले वाला जो रहता है, इम्कान आते हैं, उसमें भारी बहुमत मिल रहा था। तो फ्राइडे बाजार बहुत जोरों शोरों से ऊपर की तरफ गया और जब मंडे को रिजल्ट्स आए तो बाजार एकदम उल्टी दिशा में चला गया। आप ये सोचिए, एक दिन भी नहीं मिला लोगों को टाइमिंग करने के लिए। तो हम कहाँ से वो एक्सपर्टीज लाएंगे कि हमें ये फ्यूचर पता चल जाए कि आगे क्या क्या होने वाला है और हम उसको टाइमिंग करें? तो पहला बेसिक फंडामेंटल आंसर तो यही होगा कि नहीं, का टाइमिंग करने से और वेट करने से या ये सोच के कि मैं अपने हिसाब से टाइमिंग करूंगा तो मेरे को फायदा होगा, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कुछ डेटा पॉइंट्स ये जरूर दिखा सकते हैं कि वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए आपने वो किया, बट यू हैव टू बी वेरी लकी कि आप हर उस डाउनफॉल में आपका वो निवेश, और स्पेशली सिप तो मैनुअल है ही नहीं स्वाति, वो तो ऑटो मोड में जाती है। तो आप कैसे उस चीज को कंट्रोल कर पाएंगे? तो मेरा तो आंसर यही है कि सिप की टाइमिंग या निवेश की टाइमिंग करने का कोई फायदा नहीं है। टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। तो जिस दिन जागो तभी सवेरा, जो एक मुहावरा कहा जाता है, वो एसआईपी पे भी सही बैठता है। आपको जब से एसआईपी की शुरुआत करनी है, आपके जो गोल्स हैं, आपको उसी मुताबिक एसआईपी शुरू करनी चाहिए। थोड़ा बहुत असर हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में, वेरी लॉन्ग टर्म में, ऋषिकेश आप बताइए। लोग कहते हैं कि एसआईपी में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा एसआईपी से होता है। छोटी अवधि वर्सेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या ये थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है, आप पहली तारीख को कर रहे हैं, 15 को कर रहे हैं या फिर 29-30 को कर रहे हैं, उसका कोई फर्क पड़ता है लॉन्ग टर्म में? जी बिल्कुल स्वाति जी, सबसे पहले तो आपको नमस्ते, विकास जी आपको नमस्ते और सारे दर्शकों को नमस्ते। जैसे आपने बहुत सही कहा कि कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जब आप निवेश करते हो। और व्हेन द टाइम इज मोर, जितना समय आप ज्यादा बिताते हो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि किस समय पे निवेश कर रहे हो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कितने समय के लिए निवेश कर रहे हो ये महत्वपूर्ण है। कुछ कुछ डेटा के सहारे बताना चाहूंगा कि क्या होता है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम्स में। तो 3 किस्म के निवेशक होते हैं। स्पेशली कंसिडर एक बहुत लकी निवेशक है, कोई मोस्ट अनलकी निवेशक है, और तीसरे जो है वो अनुशासित है जो हर महीने एसआईपी कर रहा है। तो क्या होता है इसका हर्षद हम देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर जो सबसे लकी निवेशक है, कौन होगा सबसे लकी निवेशक? जो मार्केट लोज पे निवेश करते हैं, मार्केट लोज पे एसआईपी करते हैं। जो अनलकी है वो मार्केट हाइज पे निवेश करते हैं। और जो अनुशासित है वो रैंडम डेट पे, एक कोई भी रैंडम डेट पे हर महीने पे निवेश करते हैं। तो अगर इसका हम डेटा देखें पिछले 30-24 सालों का, तो ये पता चलता है कि जो सबसे अनलकी निवेशक है
उनका रिटर्न्स बनते हैं 12.81%। जिन्होंने पीक्स पे निवेश किया है, जो सबसे लकी निवेशक है, उनका रिटर्न होता है करीबन 13.12%। और जो डिसिप्लिन निवेशक है, उनका रिटर्न होता है 13%। अगर आपने ये तीनों निवेशकों को देखो तो डिफरेंस बहुत कम है इन तीन निवेशकों का। क्या हुआ है कि अगर आपने टाइमिंग पे बहुत टाइम स्पेंड कर दिया तो आपका वक्त जाया होता है, लेकिन अगर आप अनुशासित तरीके से हर महीने में निवेश करते जाओगे, डिसिप्लिन तरीके से एसआईपी करते जाओगे, तो करीबन 13% का रिटर्न तो आपका आ ही रहा है। तो यू डोंट हैव टू स्पेंड टाइम अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए। तो डिफरेंस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम नलिफाई हो जाता है। बिल्कुल। तो आपको बस ये रखना है ध्यान में कि आप लॉन्ग टर्म के लिए जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो जारी रखें। वही सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपके इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि एसआईपी की टाइमिंग की बात हो रही है। मुझे विकास एक बात बताइए, कहा जाता है कि थोड़ा सा मार्केट फॉल पर अगर आप एसआईपी करें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है, ज़्यादा यूनिट्स का फ़ायदा मिलता है। क्या ये जो तरीका है हर बार हर एक फॉल पे आपको फायदा दे सकता है? क्योंकि आप मैन्युअली, जैसे आपने बोला एसआईपी तो आपकी कट जाती है, आप मैन्युअली तो उसको आप उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, बट लेकिन कुछ लोग एवरेज भी करते हैं या और ऐड करते हैं एसआईपी। तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि मार्केट करेक्शन में कब एसआईपी को और एवरेज करना चाहिए या उसमें ऐड करना चाहिए? देखिए बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि एसआईपी तो आपकी ऑटो मोड में चल रही है, उसमें आप कोई टाइमिंग नहीं कर सकते। लेकिन कोई इवेंट्स होती हैं जो हम पिछले एक साल में देखा हमने, जो इवेंट्स हुई, और उसमें ये है कि अगर आप एज अ टॉपअप या एडिशनल परचेज, और क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है स्वाति कि सिप के लिए कुछ फंड्स अलग हैं और लमसम के लिए कुछ फंड्स अलग हैं। आपका सिप पोर्टफोलियो ही जो है उसी में ही आपका टॉपअप और एडिशनल परचेज भी हो सकती हैं। तो उसी में आप जब देखें कि हाँ मार्केट कहीं गिरी, और देखिए जब मार्केट गिरती है तो ये भी हमें मालूम नहीं बॉटम कब होगा, क्योंकि कभी बाजार 5% करेक्शन देता है, कभी 7% देता है, कभी 15% देता है। तो ये भी जानना बहुत, मतलब एडवांस में पता करना बहुत मुश्किल है कि उसकी बॉटम कहाँ पे जाएगी। तो ज्यादा जरूरी क्या है, अनुशासन, जैसा ऋषि भाई बोल रहे थे कि अनुशासन इज द इंपॉर्टेंट और की थिंग फॉर द पोर्टफोलियो। उस केस में ये जरूर देखा जा सकता है कि मेरे पास लिक्विडिटी कितनी है। बाजार जोरों से गिरा तो बहुत ज्यादा लालची होने की जरूरत नहीं है कि मैं कहीं से बोरो करके उसमें निवेश कर रहा हूं, या बाजार गिर रहा है आप डर के मारे बाहर बैठे रहेंगे और उसका फायदा नहीं ले पाएंगे, वो भी अप्रोच गलत है। तो सही अप्रोच क्या है कि मेरे हाथ में जो मेरा कैश फ्लोज होते हैं, उसमें मेरे जो खर्चे हैं वो निकालने के बाद जो पैसा बच रहा है, उसमें भी एक छोटा सा अमाउंट 10-20% का अर्जेंसी के लिए रख दीजिए। बाकी जो है आप निवेश करते रहिए। वहां पे टाइमिंग का अगर आप बोलेंगे शॉर्ट टर्म में, फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। जैसे अगर आप रीसेंट स्टडीज देखेंगे, कुछ फंड हाउसेस की स्टडी है, उसमें भी उन्होंने ये बताया कि 10 साल में अगर बहुत ही आप हाई तरफ जाएंगे और लो तरफ जाएंगे, अगर आप हर बार लकी हैं तो भी 1.13% के आसपास का ही डिफरेंस क्रिएट होता है, जो अभी ऋषि भाई ने चार्ट के माध्यम से बताया भी था। तो जब डिफरेंस ही नहीं क्रिएट हो रहा है और उसमें हम कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे लिए क्या है जरूरी, मेरा डिसिप्लिन। और मेरा डिसिप्लिन किस तरीके से होगा कि एक तो मैं उसको लगातार अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करता रहूं, जब जब करेक्शन हो तो हाँ वो करेक्शन में आप, अगर आपके पास बन पड़े, और मान लीजिए जैसे मैंने बोला कि आप 10-20% अपना इमरजेंसी वाला फंड क्रिएट करते रहे, और करते करते पता चला कि उसी में ही थोड़ा सा एडिशनल इन्फ्लो बढ़ गया और अचानक से मार्केट गिर गया, आपने थोड़ा और डाल दिया, थोड़ा सा माइक्रो मैनेजमेंट आप कह सकते हो कि इसमें लगती है। और जो सीजन निवेशक है शायद वो थोड़ा सा इस चीज का बेनिफिट लेते होंगे कि अपना एक डेट और इक्विटी का जो उन्होंने एक समीकरण बिठा के रखा है, उसमें डेट की अगर जो रेशियो है, अगर उन्होंने 10-20% सोच रखी है और वो ब्रीच हो रही है, वो 30-35% तक चला गया, तो वहां से आप रिडीम करके आप उसमें कर दीजिए। बट मैं फिर भी यही बोलूंगा कि फंडामेंटली आप बहुत ज्यादा टाइमिंग करेंगे, उसका कोई डिफरेंस 5 या 10 साल के ऊपर जब आप देखेंगे तो फ्रैक्शंस में रह जाता है। ऐसे हमारे पास सिप का पूरा डेटा है कि आपने हर महीने की कौन सी तारीख को डाला है और 10 साल में क्या रिटर्न बना है, उसकी हम डिस्कशन चर्चा आगे करेंगे स्वाति। लेकिन लॉन्ग टर्म में फ्रैक्शन से भी फ्रैक्शन में उसका असर होता है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाता। जी बिल्कुल। ऋषिकेश, एक बात बहुत सारे दर्शक हमसे पूछते रहते हैं कि अगर बाजार के किसी भी करेक्शन का फायदा उठाना है तो क्या एक मुश्त पैसा डाल देना चाहिए? अब एसआईपी तो आपकी महीना दर महीना एक सर्टेन अमाउंट आपका कट ही रहा है एसआईपी के माध्यम से, लेकिन क्या एसआईपी के साथ साथ एक मुश्त पैसा आप थ्रू एसटीपी डाल दे, ट्रांसफर कर दे, ये एक सही तरीका हो सकता है निवेश करने का?
मार्केट के डिप्स में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा और रुपी कॉस्ट एवरेज का फायदा उठाने के लिए? जी स्वाति जी, दो किस्म के निवेश हो सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में। एक तो है एक मुश्त और दूसरा है एसआईपी। ये एक दूसरे को ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स है नहीं। पहली बात तो एसआईपी जो है वो मंथली इनफ्लोज, कैश इनफ्लोज जो होते हैं उसके हिसाब से आप निवेश कर सकते हो। और एक में पैसा जो है, जो हेवी रिडेम्पशन आ जाए या कोई बोनस आ जाए या कोई एक्सट्रीम कैश फ्लो आ जाए जिसके वजह से आप निवेश कर सकते हो। तो ये दो अलग अलग माध्यम है म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के लिए। रहा सवाल मार्केट डिप्स का, सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि मार्केट डिप के लिए रुकने के लिए आपको पैसे इक्विटी में तो नहीं निवेश करोगे, आप डेट में निवेश करोगे। अगर आप पैसे डेट में निवेश करोगे वो पैसा आपका 6-7% से ग्रो होते रहेगा। और अगर मार्केट डिप होता भी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मैंने ऐसे डिप मैं 10% से ज्यादा डिप की बात कर रहा हूँ, अगर 10% से ज्यादा डिप होता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पोज करता है निवेश करने के लिए, लेकिन आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि वो डिप कब आने वाला है। और वो डिप आने तक आप डेट में पैसे लगाते हो, वो 7% का रिटर्न मिलते हैं। तो कहने की बात यह है कि अगर आप साइडलाइंस पे रहे और वेट करें अपॉर्चुनिटी को ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, द डिफरेंशियल जो है, जैसे विकास जी ने बहुत सही फरमाया कि बहुत फ्रैक्शंस में डिफरेंशियल आता है। क्योंकि अब इवन इफ यू इन्वेस्ट इनटू डिप्स और अपॉर्चुनिटी अच्छी है, जब तक आप वो अपॉर्चुनिटी कैपिटलाइज करते हो तब तक आपके पैसे डेट में रहते हैं और वो रिटर्न जो आप बनाते हो सिर्फ 7% की बनाते हो। तो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंशियल बहुत कम होता है दोनों के बीच में। बिल्कुल। पर आइडियली अगर देखा जाए विकास, जब हम एसआईपी या कोई भी जो हमारा आउटफ्लो जो होता है, जब हम एक कैश फ्लो बनाते हैं, हमारे पास पैसा आना, इनवर्ड फ्लो एंड देन आउटवर्ड फ्लो, हमारी जितनी भी देनदारियां होती है कोशिश करते हैं कि महीने के पहले 5-10 दिन में उसको पूरा कर लें, सो दैट हमारे पास जो बैलेंस बचता है उसको हम अपने हिसाब से खर्च करें। क्या उस लिहाज से अगर देखा जाए तो महीने के शुरुआत में ही एसआईपी करना एक बेटर ऑप्शन हो सकता है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप ने एक महीने की मिडिल की तारीख तय कर ली या टुवर्ड्स एंड तारीख तय कर ली, फिर आपको लगा कि मेरे पास जो पैसा था, चलिए एसआईपी तो बाद में करनी है, अभी कुछ नया फ़ोन खरीद लेते हैं या कोई ब्रांड का जूता है वो खरीद लेते हैं। मतलब बेसिकली आपके पास खर्चे और ज़्यादा ऐड हो जाते हैं। तो अगर डिसिप्लिन रखना है इन टर्म्स ऑफ एसआईपी, क्या अगर एक आइडल सिचुएशन देखा जाए तो महीने की शुरुआत एक बेटर ऑप्शन हो सकता है? डेफिनेटली यस स्वाति। और यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ एक ऐसा मौका जहाँ टाइमिंग करनी चाहिए, क्योंकि हम जनरली देखते हैं हमारे साथ जो निवेशक हैं वो खुद से भी कई बार हमें बोलते हैं कि हमारी सैलरी जो है 1 तारीख को क्रेडिट होती है, बीच में सैटरडे संडे को अगर आप फैक्टर इन कर लें तो 3 या 4 तारीख की या 5 से पहले पहले हमारा पैसा वो निकल जाना चाहिए एसआईपी में, अदरवाइज वी टेंड टू स्पेंड। ये मैं जरूर मानता हूं, यहाँ पे टाइमिंग जरूर करनी चाहिए। कुछ एमएनसीज होती हैं जहां पे 25 या 26 तारीख को ही सैलरी आ जाती है महीने के एंड में, और वहां पे भी निवेशक हमें यही बोलते हैं कि हमारा 30 तारीख या 1 तारीख तक वो एसआईपी से पैसा निकल जाए वो बेहतर है। और आई विल रिटरेट कि यहाँ पे अगर आप टाइमिंग करते हैं, और टाइमिंग यही है कि आपका कैश फ्लो जैसे ही आता है, ऑब्वियसली आपको पता है कि मेरे पूरे महीने के क्या खर्चे होंगे, लेकिन जो आपने एसआईपी के लिए अपना अमाउंट ईयर मार्क करके रखा है वो जितनी जल्दी है उतना जल्दी निकल जाए वो बेहतर है। यहाँ पे जरूर टाइमिंग करें। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि एक डिसिप्लिन्ड जो अगर आपको अपना एक बजट बनाना है इनफ्लो और आउटफ्लो का, उसमें ये एक बेटर ऑप्शन रह सकता है कि शुरुआत में ही आप अपने जो ज़रूरी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको आप क्लियर कर दें, बचा हुआ जो अमाउंट है उसमें आप आराम से जो खर्चे करने हैं करें। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी हम दोनों एक्सपर्ट से बातचीत जारी रखेंगे। एसआईपीज़ पर ही बने रहिए हमारे साथ। तो बात कर रहे हैं कि एसआईपी करने की सही तारीख क्या होनी चाहिए, कब एसआईपी करें, कितनी एसआईपी करें, ये भी हम जरूर समझेंगे अपने दोनों एक्सपर्ट से। ऋषिकेश पालवे और विकास पुरी आज हमारे साथ शो में शामिल हैं। अब हम क्योंकि एसआईपीज़ की बात कर रहे हैं, बहुत सारे हमने पिछले टाइम में ये तो 1 साल के हाल फिलहाल हमने सिनारियो देखे, मार्केट में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, वॉर, टैरिफ वॉर, जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत रहा। लेकिन पिछले अगर हम 15 साल से देखें या 25 साल से देखें इनफैक्ट, तो बाजार में इवेंट्स की भरमार रही है। तो ऋषिकेश, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, जब बाजार में हमने देखा कि वैल्यूएशंस एट पीक है या वैल्यूएशंस बिल्कुल बॉटम वैल्यूएशंस है बाजार की,
उसमें क्या फर्क रहता है एक एसआईपी का? आप एक पीक पे इन्वेस्ट कर रहे हैं बाजार के उस पर्टिकुलर कंडीशन में जब बाजार में करेक्शन का दौर है या हाई का दौर है, और जब आप एक बॉटम में बाजार के बॉटम में जब आप एसआईपी कर रहे हैं, कितना फर्क पड़ता है? जी स्वाति जी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपने समय कितना बिताया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग कम्स हैंडी विथ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन मार्केट। तो एक कुछ आंकड़ों के हिसाब से बताना चाहूंगा कि क्या होता है एग्जैक्टली। तो अगर हम 10 साल का डेटा देखें, अगर आप 10 साल के लिए एसआईपी कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है उसके ऊपर निर्भर करता है कि क्या आउटपुट आएगा। अगर हमने 10 साल का डेटा देखा तो 10 साल का डेटा ये कहता है कि पॉजिटिव रिटर्न्स जो है वो 100% ऑफ द टाइम्स आपके पॉजिटिव रिटर्न्स है। 8% ऑफ द टाइम 98% ऑफ द टाइम आपके रिटर्न्स 8% से ज्यादा होंगे। 92% ऑफ द टाइम आपके 10% से ऊपर हो गए। 71% ऑफ द टाइम 12% से ऊपर हो गए। ये रहे आंकड़े 10 साल के लिए। अगर हम यही आंकड़े 15 साल के लिए देखते हैं तो ये समझ में आता है कि 100% ऑफ द टाइम आपके पॉजिटिव रिटर्न्स बनेंगे। 99% ऑफ द टाइम आपके 8% से ज्यादा बनेंगे। 95% ऑफ द टाइम आपके 10% से ज्यादा बनेंगे और 84-85% ऑफ द टाइम आपके 12% से ज्यादा बनेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जितना आपने समय ज्यादा बिताया है, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डबल डिजिट रिटर्न और 10% और 12% रिटर्न गोज अप सिग्निफिकेंटली। जो आपका लक्ष्य होता है, आप जब भी निवेश करते हो तो आप पहले लक्ष्य निर्धारित करते हो और उस हिसाब से आपके एसेट एलोकेशन करते हो कि इक्विटी में कितना जाएगा, डेट में कितना जाएगा। पर अगर प्रोबेबिलिटीज फेवरेबल होती है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देन इट मेक सेंस टू इन्वेस्ट इनटू इक्विटी एज वेल। क्योंकि अगर 84-85% प्रोबेबिलिटी है ओवर 15 इयर्स पीरियड कि आपका 12% से ऊपर रिटर्न बनेगा, तो इट मेक्स मच मोर सेंस टू इन्वेस्ट थ्रू एसआईपीज इन द इक्विटी मार्केट। बिल्कुल, वेरी वेल सेट कि आप जितना लॉन्ग टाइम रहेंगे उतना आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव रिटर्न अप टू 100%, मतलब 100% बढ़ जाती है। अब इसका एक और एस्पेक्ट भी है विकास, वो ये है कि मार्केट क्राइसिस में, मतलब डिप्स पे, या तो आप एसआईपी ऐड करें, एवरेज करें, या पे रोक दें। जैसा हमने 5 साल पहले देखा, कोविड के टाइम पे कई लोगों ने अपनी एसआईपी रोकी। अब जाकर एसआईपी स्टॉपेज रेशो थोड़ा बहुत बेहतर हुआ है, लेकिन पिछले 2 साल देखें तो उसका बढ़ना काफ़ी चिंता का विषय हो गया था। तो ये जो हम देखते हैं एसआईपी स्टॉप करना या पॉज करना, ये किसी भी एक बड़े करेक्शन में कितना बड़ा नुकसान दे सकता है? ये डेफिनेटली नुकसानदेह है। एक तो पहला क्या है कि आप अपने गोल की तरफ जब बढ़ रहे हैं, आपका एक बेसिक अमाउंट था कि इतना मेरे को इस गोल के लिए निवेश करना है, आपका उतना निवेश ही नहीं हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इनपुट ही कम हो गई, तो आप अपने गोल तक पहुंचेंगे ही नहीं। बिकॉज गोल अचीव करने में आपका इनपुट जितना हमने डिसाइड किया है वो अगर नहीं होगा तो हम कैसे बोलेंगे कि हमारा गोल पूरा हो जाएगा। तो पहला एक फंडामेंटल जो फ्लॉ हो गया इस केस में सिप बंद करने से, वो यही हो गया कि आपने अपने गोल तक पहुंचे नहीं। और स्वाति, जनरली जिनका इस तरीके का बिहेवियर रहता है, जिसको हम बोलते हैं फियरफुल बिहेवियर, कि वो अपनी सिप तुरंत बंद कर देते हैं, तो ये भी जाहिर होगा कि अगर फर्दर दोबारा करेक्शन आएगी वो फिर से अपने सिप बंद कर देंगे। विच मीन्स वो डिसिप्लिन में नहीं है, और डिसिप्लिन में नहीं है तो गोल आपका अचीव नहीं होगा। फिर म्यूचुअल फंड को ब्लेम करना गलत होगा कि मेरा म्यूचुअल फंड में रिटर्न नहीं बना या मुझे फंड्स ने उतनी अच्छी रिटर्न नहीं दी। सो इसीलिए पहला तो यही हो गया कि आपको सिप बंद बिल्कुल नहीं करनी है। आप ये सोचिए स्वाति, जब कोविड शुरू हुआ था उससे पहले जिनकी सिप चल रही थी और कोविड के डर से जिन्होंने 8,000 के या 8,500 के निफ्टी पे पार्टिसिपेट नहीं किया, 9 पे नहीं किया, 10 पे नहीं किया, और लगभग साल भर वेट करने के बाद में जब वो वापस आए तो निफ्टी स्टार्ट तो 12 12,500 से गिरना शुरू हुआ था, वो 17-18,000 की रेंज में आ गया था। आप सोचिए कितना बड़ा एक रनअप था जो उन्होंने मिस किया और पार्टिसिपेट ही नहीं किया, विच मीन्स आपका बेस ही नहीं बढ़ा। और यदि बेस ही नहीं बढ़ रहा है आपका, तो आप कैसे इस चीज से एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका जो गोल है वो अचीव हो जाए। तो सिप पॉज करना और या उसको रोक देना, तो सबसे बड़ा मैं ये बोलता हूँ कि इट इज नॉट अ वाइज डिसीजन, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कि आपके गोल जो है वो आप अचीव करना चाहते हो, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये भी हो गया कि ऐसे भी निवेशक थे जिन्होंने 2022 या 23 में जब बाजार 18-20 हजार की रेंज में आ गया तो उनको लगा कि अब तो पीक हो गई। 18 पे भी पीक लग रही थी, 19,000 पे भी पीक लग रही थी, बाजार चलते चलते 26,000 तक चला गया।
अब ये कोई नहीं बता सकता व्हाट इज अ पीक, व्हाट इज अ बॉटम। जब बता ही नहीं सकते हैं तो जो लोग साइडलाइन में रहते हैं वो फिर बाहर ही रह जाते हैं। तो ऐसे निवेशकों को ये समझना बहुत जरूरी है, और शायद इन्होंने एक्सपीरियंस से ये देखा ही है कि टाइमिंग करके, रोक के, कैंसिल करके कोई बेनिफिट नहीं है, इसीलिए शायद वो सिर्फ कैंसिलेशन रेशोज जो है वो धीरे धीरे नीचे आ रही है। और जिस तरीके से आपके प्रोग्राम के माध्यम से ये गाइडेंस जाती है लोगों को, आई एम प्रेटी श्योर कि आने वाले समय में, जैसे सिप का आप देखें करेक्शन में, सिप का नंबर डाउन नहीं हो रहा है, सिप हमेशा मंथ ऑन मंथ बढ़ती जा रही है। ये कैंसिलेशन रेशो भी धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगी। एब्सोल्युटली। और ऋषिकेश, एक और सवाल जो हमारे पास आता है, ये तो हमने समझा कि एसआईपी कब करें, कब ज़्यादा करने से फ़ायदा है या लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर कई लोग कहते हैं कि एसआईपी हम कर तो लें लेकिन कितने की करें। तो क्या एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो आइडियली, जिससे आपके जो गोल्स हैं वो भी पूरे हों, उस तरीके से निर्धारित करने चाहिए कि हाँ कम से कम इतनी की एसआईपी तो होनी चाहिए? उसको हम डिफाइन कैसे करें वो अमाउंट को? जी स्वाति जी, बैक कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो हमें अपने गोल्स डिटरमाइन करने बहुत जरूरी है, किस लिए हम निवेश कर रहे हैं। कुछ प्राइमरी गोल्स होते हैं लाइफ के, जैसे चिल्ड्रंस एजुकेशन, चिल्ड्रंस वेडिंग या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग। ये 3 महत्वपूर्ण माइलस्टोन्स होते हैं, माइलस्टोन एक्सपेंसेस होते हैं। तो इसके लिए बैक ट्रैक करके देखना पड़ेगा। आज की तारीख में अगर चाइल्ड्स एजुकेशन, आज की तारीख में इंटरनेशनल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 1 करोड़ है, तो अगले 20 सालों में अगर मेरा बेटा 20 सालों के बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने अब्रॉड जाना चाहता है, तो इसका इन्फ्लेशन एडजस्ट करके क्या अमाउंट होगा। तो समझो 4 करोड़ अगर उसकी अमाउंट हो रही है, तो वो 4 करोड़ मीट करने के लिए मैं तो 100% इक्विटी में डालूंगा। फिर मुझे देखना पड़ेगा कि आज की तारीख में अगर मैं वो 4 करोड़ हासिल करने के लिए व्हाट इज द एसआईपी अमाउंट दैट आई हैव टू इन्वेस्ट इन। उसी पे नहीं रुकना चाहिए, हर साल मुझे उसको 10% या 5% से ग्रो करना चाहिए एसआईपी अमाउंट को। क्यों क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसको स्टेप अप हम कहते हैं फाइनेंशियल लैंग्वेज में। स्टेप अप करना बहुत जरूरी है ताकि आपके गोल की तरफ आप इजियर और कन्वीनियंटली मूव हो सके। तो स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई करो आपके गोल्स क्या है। स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई करो आज के तारीख में उसकी कीमत क्या है वो गोल की। फिर उसको इन्फ्लेशन एडजस्ट करके एक्स्ट्रापोलेट करके देखो आफ्टर 15-20 ईयर्स क्या वैल्यू आती है, और बैकट्रैक करके देखो कितने की एसआईपी करनी होगी, और उसको स्टेप अप कीजिएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विन बढ़ जाएगी। तो आप बैक कैलकुलेशन करें कि आपको कितने पैसे चाहिए, और उससे आप अपना एक एसआईपी अमाउंट निर्धारित कर सकते हैं। और इन्फ्लेशन को ज़रूर ध्यान में रखिए, क्योंकि इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपके जो ओवरऑल जो आप पैसा रकम इकट्ठा करते हैं उस पर सेंध लगाने के लिए। बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी अपने दोनों ही एक्सपर्ट्स ऋषिकेश और विकास का हमारे साथ आज शो में शामिल हुए। और कुछ जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं कि एसआईपी कब करनी चाहिए और कितने अमाउंट की एसआईपी करें, उसके जवाब देने के लिए। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक छोटा सा ब्रेक का हो गया है, देखते रहिए जी बिजनेस।